गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम DSSB TGT मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कुछ चैप्टर मैंने अपलोड भी किए हैं और कुछ बाकी मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। आप देख लेंगे बिल्कुल अच्छे से एक बार उनको। जैसे 9th क्लास का हमने एक टॉपिक अपलोड किया था, और ऐसे ही अब एक 10th क्लास का एक टॉपिक, ये फ्री लेक्चर्स हैं जो टॉपिक मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप एक बार देख लेंगे इसको। चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है? चैप्टर की शुरुआत होती है हमारी रियल नंबर से। अगर मैं 10th क्लास की बात करूँ तो रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जितने नंबर्स को हम जानते हैं, सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। मोस्टली नंबर जितने को हम जानते हैं, जैसे नंबर होते हैं दो तरह के। सबसे पहला नंबर जो होता है बेटा, वो होता है रियल नंबर, और जो दूसरे नंबर वाला होता है वो है कम्प्लेक्स नंबर। 10th क्लास तक हम रियल नंबर के बारे में सारा का सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन जो अब कम्प्लेक्स नंबर आता है वो सारा हमारा कौन सी क्लास में आता है? 11th क्लास में। और वो चैप्टर नंबर कौन सा है? 5। तो आपको पता भी है, जिसमें हम आयोटा के बारे में लिखते हैं। आयोटा यानी जब माइनस का साइन होता है अंडर रूट के अंदर, तो उसको आयोटा बोला जाता है। ये सारा का सारा क्या है, चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक है। इसका सबसे मेन टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है हमारे आज इसका रियल नंबर्स का, जिसके बेस पे क्वेश्चन भी आया। अब जब हमने क्वेश्चन किए हैं, ये है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर मैं इसकी बात करूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा देखेंगे एक बार आप। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ किस में होता है, एल्गोरिथम का यूज़ किस में होता है? जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे इसके बेस पे, अब थोड़ा देखेंगे एक बार आप। देखेंगे भी और स्टार्ट भी करेंगे। यहाँ इसकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है इसकी, ये रही। ये वो थोड़ा सा पढ़ लें डेफिनेशन आप। जैसे मान लो गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर मान लो आपको कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं। इंटीजर क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव यानी प्लस वाले। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, एक तो कौन सा हो गया, और एक भी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर। वहाँ पे यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं। किस तरह से? क्या वो और आर। ठीक है, कैसे? ए इज इक्वल टू बी के प्लस में आर, वेयर आर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। समझो मतलब, मान लो जैसे मान लो मैं इसकी बात करूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं इसको। आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक तो कौन सा है ए और एक कौन सा है बी। मान लो जब आप क्या करते हो, आप जो बड़े वाला है उसको हम बीच में रखते हैं, इससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जब डिवाइड करेंगे तो कितने किसी ना किसी पे जाएगा, तो ये किस पे आएगा? क्यू। क्यू बोले तो क्वेश्चन होता है। यहाँ जब ये सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपका? आर। क्लियर है? तो ये वही कह रहा है। अब एक बात, तो ए का अगर आपको वैल्यू लेना है, ए का वैल्यू कैसे आएगा आपका? इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, बी की क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्यू और प्लस में क्या कर देंगे उसमें? आर। और आर के बारे में एक कंडीशन होती है। रिमाइंडर क्या होता है? हमेशा रिमाइंडर किससे छोटा होता है? जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे हमेशा छोटा होता है। और किसके इक्वल होता है रिमाइंडर? जीरो के इक्वल भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो ये जो डेफिनेशन बनती है, ये किसकी डेफिनेशन बनती है? यूक्लिड डिवीजन लेमा की। यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसे एक एग्जांपल जनरल लाइफ का जो एग्जांपल है, मान लो मैं 12 है, 12 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 5 से। तो कितने में जाएगा? 2 पे जाएगा। कितना आ गया? 10। तो ये बन गया। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को 12 बनाना है दोबारा, तो कैसे बनेगा? 5 इंटू में 2 प्लस में 2। और आप इसका रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर क्या है? हमेशा इससे हमेशा छोटा रहेगा। यानी दो जो रिमाइंडर आया वो हमेशा 5 से छोटा है। और अगर रिमाइंडर 3 आ जाए 13 के केस में, तो भी वो 5 से छोटा है। 4 आ जाए तो भी 5 से छोटा है। तो ये कंडीशन वेरीफाई हो गई। यूक्लिड डिवीजन का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर आपको दिए गए हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, तो वहाँ पे एक ये ऐड सेटिस्फाई करता है। एक रिलेशन क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन आया पेपर में इसका, अब की बार क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अब सबसे मेन बात है कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ क्यों करते हैं हम? यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ किया जाता है एल्गोरिथम के लिए। एल्गोरिथम बोल लो, कुछ ही बोल लो, इसको लेमा बोल लो, एल्गोरिथम बोल लो। इसका यूज़ जो हम करते हैं वो क्या निकालने के लिए करते हैं? सिर्फ निकालने के लिए। मान लो कोई भी दो नंबर है, हाँ, एक नंबर मैं ऐसे कहता हूँ 12-15 हैं, और एक नंबर मान लो 12 है। इन दोनों का हमने क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। अब वो कैसे निकलेगा? तो सबसे बड़े नंबर को डिवाइड कर लो। 15 को डिवाइड किया हमने किससे? 12 से। 12 कम कितना आ गया? 12। कितना बच गया? 3। अब जो रिमाइंडर 3 बच गया, अब उससे डिवाइड करना है किसको? जिससे हमने पहले डिवाइड किया है।
यानी 12 को डिवाइड करना है, जिससे हमने इससे डिवाइड किया था पहले। 12 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 3 से, तो कितना आएगा यहाँ पे 4 और रिमाइंडर कितना बच गया 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचता जब तक हम चलते जाएंगे, ठीक है। और हमारा HCF कौन सा होता है, जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होता है ना, जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होता है वही हमारा क्या होता है, HCF। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। क्लियर है बात। यानी अगर कोई आपसे पूछे यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ या एल्गोरिदम का यूज़ कहाँ होता है, तो हमेशा क्या बोलेंगे आप, HCF निकालने के लिए। किसके लिए होता है यहाँ से, HCF निकालने के लिए। HCF क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बारे में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा अभी मैं आपको, थोड़ा सा जैसे जैसे आगे चलते रहते हैं इसी में। तो आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया हमारा दोबारा। अब क्या है, ये देखो क्वेश्चन है। अब कई बच्चे ऐसे कह रहे थे सर NCERT से क्या आता है, अरे सीधा का सीधा क्वेश्चन NCERT से उठ के आ रखा ही है। ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे पेपर के अंदर, सीधा क्वेश्चन आया। तो NCERT तो बेटा आप लोगों को करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको कहाँ आया कहाँ नहीं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ द 4052 एंड 12576। इसका HCF निकालना हमने, यहाँ पे करते हैं हम क्वेश्चन को। वन टू 576 डिवाइड करना है किससे, 4052 से। ध्यान रखना पहले इसको हमने पूरा डिवाइड करना है, इस वाली जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको पूरा डिवाइड करना है। देखो कैसे होगा, ये लगभग 4000 है और ये लगभग कितना है 12000। तो कितने में जाएगा, यहाँ से 3 पे जाएगा, सीधी बात है। कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1 15 ही बन गया ये, 3 चौके 12। माइनस करो, 6 में से 6 गया कितना आ गया 0, 7 में से 5 गया कितना आ गया 2, 5 में से क्या कितना आ गया 4। अब ये कितना आ गया 420। अब क्या बीच में रखेंगे 4052। ये लगभग कितना है 400, ये कितना है 4000, लगभग कितने में जाएगा, देखो ये कितना बनता है, अगर 10 से गुना करेंगे तो 4200। ये छोटा है उससे, यानी कितने में जाएगा 9 पे। अब 900, 9 टू जा कितना हो गया 18, 1 9 4 जा 36 और 1 कितना हो गया 37। थोड़ा ये चेंज कर लेता हूँ मैं, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा और अच्छे से विजिबल हो जाएगा फिर। तो जैसे यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया, 15 में से 8 का कितना बच गया 7 बच गया, और यहाँ पे क्या हुआ 9 में से 2 गया यानी 272। अब डिवाइड करेंगे कितने से, 420 से, कितने में जाएगा 1 पे जाएगा यानी 272। रिमाइंडर कितना बचेगा 8, 11 में से 7 गया 4 और यहाँ पे कितना बच गया 148। अब यहाँ कितना है आपका 272। दोबारा कितने में जाएगा 1 पे जाएगा, डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे 4, यहाँ 6 में से 4 गया कितना हो गया 2, 124। अब कितना आएगा 148, 1 पे जाएगा 124, कितना बच गया, इसको इधर कर लेता हूँ 124 यानी कितना बच गया यहाँ पे 24। डिवाइड करेंगे कितने में जाएगा 24 पंजे कितना होता है 120, बाकी कितना रहेगा 4, 24 6 पे गया, यानी आंसर लास्ट में डिवाइड करने वाला कितना है आपका 4 है, यानी इसका HCF कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे क्वेश्चन का हमें HCF निकाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का आंसर कितना आया 4। तो हमने एक बात क्लियर कर ली यहाँ से, क्या कि जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है, EDA बोल देता हूँ मैं इसको, इसका जो यूज़ किया जाता है वो क्यों किया जाता है, इसका जो हमने यूज़ कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, HCF निकालने के लिए। किस लिए कर रहे हैं, HCF निकालने के लिए। और भी इसका यूज़ है, अब अगले केस में पढ़ेंगे हम इसका यूज़ क्या है। HCF निकालने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे अगर क्वेश्चन ही ले आता हूँ आपको आगे, वो मेन बात आपको अभी बताऊँगा इसमें, और कौन से क्वेश्चन हैं ये आप देख पा रहे हैं। इन तीनों क्वेश्चन का हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। HCF कैसे आएगा, कौन से वाले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, मान लो इसके लिए बात करते हैं, लास्ट वाले के लिए। इसका HCF कैसे आएगा, एक पेज बीच में क्लियर 867 और 255। अगर मान लो इसको लिख देते हैं हम 867 और यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ मैं 255, तो कितने पे जाता है 2 पे जा सकता है, 3 पे भी जा सकता है, 3 पे जाएगा लगभग। तो कितना आएगा 3 5 जा कितना होता है 15, 1 6 3 2 जा 6 नहीं 7 आएगा ना, यहाँ 7 आएगा। तो कितना आ गया 2 बच गया 60102, यहाँ कितना हो गया 255। तो कितने में जाएगा, यहाँ से 2 पे जाएगा, कितना आ गया 204, कितना बच गया 51, और यहाँ कितना 102, और कितने में गया यहाँ पे 2 पे। तो बताओ लास्ट में डिवाइड करने वाला हमारे पास कौन था 51, तो 51 ही हमारा क्या हो गया HCF। 51 ही क्या हो गया हमारा HCF। क्लियर है बात बिल्कुल। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ क्या किया जाता है HCF निकालने के लिए। तो एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहूँगा अभी, एक रिलेशन भी होता है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसे कहते हैं भाई LCM क्या होगा,
तो एक रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एच सी एफ इंटू में एल सी एम। इन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट करनी है। दोनों नंबर कितना है आपका 255 इंटू में कितना है 867। एच सी एफ कितना आएगा आपका 51 और इंटू में यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका एल सी एम। कैसे निकलेगा, ये जो 51 है उसको इसके अपोन में ले जाएंगे। कितने में जा रहा है यहाँ से 5 पे जा रहा है, 5 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपका क्या निकल जाएगा एल सी एम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ किस लिए होता है, मेनली एच सी एफ निकालने के लिए। लेकिन अगर आपको वो बोल दे कि एल सी एम भी निकालना है तो आपके लिए फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू में एच सी एफ इंटू में एल सी एम। ओके, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन हो गए बिल्कुल आपके। और ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे आप, ये वाला भी कर लेंगे, ये वाला भी कर लेंगे। जैसे आपको अब दिखाता हूँ क्वेश्चन कहाँ आया है इसका, बोर्ड के इसमें हमारा डीएसएसबी वाले में क्वेश्चन कहाँ आया था इसका, देखते हैं एक बार। देखा तो था मैंने एक क्वेश्चन इसका भी, ऐसा ही क्वेश्चन आया है बिल्कुल एक। कोई नहीं, आप क्वेश्चन देख लेंगे इसका। एक क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, शायद फीमेल वाले पेपर में होगा ये अगली स्लाइड और चेक कर लेता हूँ, शायद यहाँ। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन देख लेना आप। ये वाला क्वेश्चन पेपर के अंदर देखा भी था मैंने, एक पेपर के अंदर आ रखा है क्वेश्चन। तो आगे कंसेप्ट पढ़ लेते हैं एक बार। अब बात ये आ गई इसके अंदर, अपने इसमें ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चन का थोड़ा मतलब समझना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ मैं, इनका मतलब क्या है। जैसे मान लो अब कोई भी ऐसे कहते हैं भाई, कोई भी जैसे इंटीजर है, मतलब इसको स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार पहले तो, कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है, इज अ फॉर्म, ये हमेशा इस फॉर्म का होगा 2 क्यू। वेर एवरी पॉजिटिव और इंटीजर कौन सी फॉर्म का होगा 2 क्यू प्लस 1 क्यू इज सम इंटीजर। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक क्यू नंबर है, अगर इसको किसी भी इवन नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, इवन। कोई भी देख लो, जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 1, इसको मैं एक इवन नंबर है 4, इससे मल्टीप्लाई करूँ आंसर फिर भी कैसा आया, इवन। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी आंसर कैसा आया, इवन। 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी आंसर कैसा आया, इवन। यानी किसी भी नंबर को अगर कोई भी जनरलाइज कर देता हूँ मैं बात, अगर मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी क्या है नंबर, अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, इवन नंबर से, तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, इवन आएगा। ये पॉइंट है, क्लियर है। किसी भी नंबर को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कैसा आएगा, इवन। जैसे थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसे मान लो कोई भी एक नंबर है, ये मैंने नंबर ले लिया क्यों, इसके एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये इवन कुछ भी हो सकता है प्यारे बच्चों, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये कुछ भी हो सकता है। इसकी जब इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कैसा आएगा, इवन। क्लियर है, ये तो बात होगी इवन की। अब ओड कब आएगा, ये जो नंबर आ गया, मान लो किसी भी नंबर की आपने इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर ली, लेकिन जब उसमें अगर आप यहाँ पे 1 जोड़ दो या 3 जोड़ दो या 5 जोड़ दो या 7 जोड़ दो या 9 जोड़ दो तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, ओड। कैसा आएगा, ओड। क्लियर है। अब पेपर के अंदर मान लो आपको ऐसे कहते हैं कि पहचान करो ये, जैसे मान लो 4 ऑप्शन दे दिया। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ ए, बी, सी और डी। जैसे अगर मान लो वो ऐसे कहता है कि पहचान करनी है आपने, ये वाला नंबर इवन है या ओड है। कि श्योरिटी बतानी है, इवन नंबर के बारे में बताना है आपने, ठीक है, कि ये इवन नंबर का सेट है, ये बताना।
चलो बताओ, इसमें इवन नंबर का सेट कौन सा है जो कन्फर्म है, सारे सारे इवन होंगे। तो इसमें इवन नंबर का सेट प्यारे बच्चों ये वाला होगा, ये वाला। क्यों होगा, ये हमें बिल्कुल कन्फर्म है, ये इवन नंबर का सेट है, क्योंकि कोई भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, इवन नंबर से होगी। तो आंसर हमेशा सारे कैसे कराएंगे, इवन। तो ये कन्फर्म था, हमें इवन नंबर का सेट था, बिल्कुल क्लियर है। ये सारा का सारा हमने इसके बारे में पढ़ लिया। तो क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कम से कम 1-2 बार जरूर पढ़ें आप, कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है वो, ठीक है। अगली बात, अब वो ऐसे कह रहा है कि 4 ये वाला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि भाई कोई भी इंटीजर है, ओड इंटीजर हमेशा इसी फॉर्म का होगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये क्या नंबर कितने, इतना नंबर क्या हो गया, इवन। इवन में जब 1 जुड़ेगा तो क्या आएगा, ओड। 3 जुड़ेगा तो भी क्या आएगा, ओड। बिल्कुल बात सही है इनकी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5। बताओ क्या ये ऑड इंटीजर है, बिल्कुल ऑड इंटीजर है। क्यों है ऑड इंटीजर, क्योंकि एक बात देख लो, मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई भी नंबर था q, उसकी मल्टीप्लाई करें 6 से, तो ये क्या आ गया, इवन। और इवन में जब 1 जोड़ेगा तो कैसा आएगा, ऑड नंबर। 1 जोड़ लो या क्या जोड़ लो, 3 जोड़ लो या क्या जोड़ लो, 5। ये सारे नंबर हमेशा कैसे होंगे, ऑड। क्लियर है। तो ये ऑड नंबर का सेट हो गया। अब इसके ये 2 क्वेश्चन और हैं, इनका मतलब क्लियर करना है। बहुत से बच्चे होते हैं इनका मतलब ही क्लियर नहीं होता बच्चों को। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये आपका 4, एक क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4, और एक क्वेश्चन नंबर हो गया 5। आपने अभी ये नहीं सीखना है एक आया कहाँ से, आपने ये सीखना है इसका मतलब क्या है बस। कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3m 3m + 1। कह रहा है कि 3m और 3m + 1 की फॉर्म का होगा कोई भी, अगर मान लो पॉजिटिव ऑड इंटीजर का क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, आपने स्क्वायर करना है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार कैसे, क्या कहना चाह रहा है वो। देखो पहले तो क्या करते हैं, स्क्वायर बनाओ, ठीक है। मान लो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, बताओ 1। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और गैप दे लो बेटा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। 4 देख लिए, इसको एनालाइज करो। 3m + 1 और 3m + 1 की फॉर्म का। अब इसको 3 की फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिखोगे, 3 की मल्टीप्लाई किससे, 0 से, और प्लस में क्या आ गया, 1। इसको लिखना है 3 की मल्टीप्लाई 1 से, और प्लस में क्या आ गया, 1। 3 की फॉर्म में लिखना है 3 की मल्टीप्लाई 5 से, प्लस में क्या आ गया, 1। 3 की मल्टीप्लाई किससे, 21, 63 हो गया, और 64। एक और कर लो बेटा, 9 का स्क्वायर 81। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे, 27 से। अब देख लो फॉर्म क्या बन गई, ये 3m + 1 है, ये भी क्या है 3m + 1, ये भी क्या है 3m + 1, ये भी क्या है 3m + 1, और ये क्या है आपका 3m। क्लियर है। अब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था, ये सारे के सारे क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर जो आपको इसमें दिख रहे हैं। जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, सारे पॉजिटिव इंटीजर है। इनका स्क्वायर हमेशा कौन सी फॉर्म का निकला आपका, 3m + 1, 3m और 3m + 1 की फॉर्म का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था कोई भी, कि भाई कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर है, जैसे अगर मैं मान लो बात करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ क्या लिखा मैंने कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3m और 3m + 1। क्लियर है। ऐसा क्यों है मैंने आपको बता दिया, ओके। 3m और 3m + 1 की फॉर्म का। लेकिन अब इस केस में क्या होता है, आप ऐसे कहोगे सर ये तो और भी तो बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। मान लो मैं 4 की फॉर्म में लिखना चाहूँ, लेकिन ये बिल्कुल जनरलाइज है कि 3m, ये अगर मान लो 3 की फॉर्म में लिखेंगे यही आएंगे, 3m और 3m + 1। क्लियर है। जैसे अगला क्वेश्चन, अगला मैं देखता हूँ, एक बार बताता हूँ आपको। जैसे लास्ट वाला देखो 5। अब इसमें क्यूब आ गया, क्यूब कौन सी फॉर्म का होगा, क्यूब 2 फॉर्मों का होगा। कौन कौन सी, 9m + 1 और 9m + 8। इसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे क्यूब बनाएंगे, ये वाला क्वेश्चन आया था क्यूब वाला आपके पेपर में। देखो ध्यान से, जैसे मान लो 6 क्यूब लिख लेता हूँ मैं। 1 का क्यूब कितना आता है बताओ, 1। 2 का क्यूब कितना आता है, अरे बताते रहो, मुझे पता नहीं है, 8। 3 का क्यूब कितना आता है, 27। 4 का क्यूब कितना आता है, 64। और 5 का क्यूब कितना आता है प्यारे बच्चों, 125। लिख लिया। अब इसको 9 की फॉर्म में लिख रहे हैं। 9 की मल्टीप्लाई करूँगा मैं 0 से, और प्लस में क्या करूँगा, 1।
9 की मल्टीप्लाई करूँगा 0 से और प्लस में क्या करूँगा 8। 9 की मल्टीप्लाई किससे करूँगा मैं 3 से, प्लस में कुछ नहीं आएगा बेटा। 9 की मल्टीप्लाई 7 से और प्लस में क्या आएगा 1, प्लस में क्या आएगा 1। और 9 की मल्टीप्लाई किससे करूँगा 9 एकम 9, 3 35 हो गया ना, 3 और प्लस में क्या आ गया 8, 93 में 117 और 8 कितना हो गया 125। तो इसी के बारे में बात करें। अब बताओ ये कौन सी फॉर्म का है ऊपर वाला 9m + 1। भाई 0 की जगह तो कोई भी इंटीजर आ जाएगा 9m + 8, ये क्या आ गया 9m, ये क्या आ गया 9m + 1 और ऐसे ये क्या आ गया 9m + 8। तो इससे भी एक जनरलाइज होगी बात। क्या जनरलाइज होगी, क्या होगी जनरलाइज बताओ। इससे बात ये जनरलाइज होगी कोई भी स्क्वायर है, स्क्वायर तो कौन सी फॉर्म का होता है, कोई भी स्क्वायर है होगा वो कौन सी फॉर्म का होगा 3m और 3m + 1 का। और जो क्यूब है वो कौन सी फॉर्म का होगा 9m, 9m + 1 और 9m + 8 का। क्लियर है। तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी। तो 2-3 बातें इसके अंदर आ गई हैं और देख लो, और थोड़ा जनरलाइज कर देता हूँ बात को कि कहना क्या चाहता है वो। अगर मान लो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव ओड है, वो कौन सी फॉर्म का होगा। मान लो 6 की फॉर्म में लिखता हूँ 6q + 1, 6q + 3 एंड अप टू सो ऑन। इवन है 6q, 6q + 2 और 6q + 4। इसके बाद अगर मान लो मैं स्क्वायर की बात करूँ, स्क्वायर कौन सी फॉर्म का होगा 3m और 3m + 1। और क्यूब कौन सी फॉर्म का होगा 9m, 9m + 1 और 9m + 8। गॉट इट। तो ये सारे के सारे आपने पढ़ने हैं एक बार अच्छे से। ओके, तो बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। अब इसके अंदर एक ये क्वेश्चन है। अब जैसे मान लो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जिसमें हमें ये पता लगता है भाई HCF और LCM किस में निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपको कि आर्मी कॉन्टीजेंट है 616 मेंबर एक में है और उसको मार्च करना है 32 बैंड मेंबर्स के पीछे, यानी 32 का ग्रुप एक है, 616 का ग्रुप एक है। तो द 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी लाइनें बिल्कुल सेम बनेंगी उनकी। ठीक है, एक चीज़ सेम बनेगी यानी ब्रेक होंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब एक बात समझ लो आज यहाँ से भाई, अब पता कैसे लगेगा इसमें HCF निकालना क्या निकालना है। सुनो भाई, 32 आदमी तो यहाँ है, ये 32 आदमियों का ग्रुप तो यहाँ चलेगा और इन्हीं के पीछे बिल्कुल 616 आदमियों का ग्रुप यहाँ चलेगा इस तरह से कि सेम नंबर ऑफ कॉलम हो, लाइनें सेम हो बिल्कुल सारी की सारी। यानी जब कभी ऐसी कोई बात आ जाए ना कि अब इन दो इस भाई इसके जब सेम कॉलम बनेंगे, मान लो ये बन गया इसके सेम कॉलम, तो जितने कॉलम होंगे मल्टीप्लाई 4 कॉलम है जैसे ये, और इसमें मान लो 8 मेंबर एक कॉलम के अंदर है, तो 4 8 कितना होगा 8 चौका कितना होगा 32। यानी एक चीज़ तो सेम होगी इन दोनों चीज़ों में। क्या चीज़ सेम होगी कॉलम, यानी इसके जितने कॉलम होंगे उतने ही कॉलम किसके होंगे इसके। यानी एक चीज़ कॉमन होने का मतलब क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्यों, क्योंकि टुकड़े होंगे भाई, ये टुकड़े ही तो हो रहे हैं इसके 32 के टुकड़े ही तो हैं ये। तो यहाँ पे क्या निकलेगा आपका HCF आप किससे निकाल सकते हो, यहाँ पे आप HCF निकाल सकते हो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके। आपने अभी भी सीखा था जैसे करते हैं 616, पहले पूरे को डिवाइड करना है बच्चों। 32 से कम कितना होता है 32। अभी पूरे का डिवाइड नहीं हुआ बेटा, ये 11 में से 2 गया कितना हो गया 9 और 5 में से 3 गया कितना हो गया 296 को डिवाइड करेंगे कितने में जाएगा 296 को 8 पे चला जाएगा ना, शायद 8 पे जाएगा 9 पे जाएगा, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 पे जा रहा है। तो कितना आ गया यहाँ से 9 दूनी 18, 1 9 27 और 1 28, कितना बच गया 8 और यहाँ कितना है 32, कितने में चला गया ये 4 पे। तो लास्ट में डिवाइडर कौन था 8, यानी इसके अंदर 8 क्या है कॉमन है, यानी इसके अंदर 8 क्या बनेंगे कॉलम बनेंगे। यहाँ से कितने कॉलम बनेंगे 8 कॉलम इसमें हो गए, तो और 8 कॉलम नहीं, एक कॉलम में आदमी कितने होंगे 8 कॉलम कितने हो गए टोटल 4 कॉलम यहाँ हो गए और 800 का कितना हो गया 32, 8 ही कॉलम यहाँ हो गए। तो कितने आदमी होंगे यहाँ से इसको डिवाइड कर लेना, इतने आदमी इतने कॉलम बन जाएंगे यहाँ से इसके। तो जब भी ऐसे कॉमन की बात आए तो उसके इसमें हमेशा हमने क्या निकालना है HCF। अब कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर LCM का बताओ, कुछ LCM किस में निकलता है। देखो मान लो मैं ऐसे कहता हूँ बेल है, बेल 1 बेल 2 और बेल घंटी। ये घंटी बजती है 2 मिनट के बाद, ये घंटी बजती है 3 मिनट के बाद और ये घंटी बजती है 5 मिनट के बाद। पहली बार ये घंटियाँ बजी हैं 11 बजे सुबह,
अब दोबारा ये घंटियाँ इकट्ठी कब बचेंगी, दोबारा ये घंटियाँ इकट्ठी कब बचेंगी, यानी इकट्ठी कब बजनी है भाई, 2 मिनट के बाद ये तो बजने लग जाएगी, ये 3 के बाद बजेगी, ये 5 के बाद बजेगी। अब इकट्ठी कब बजेंगी, यानी ये रिपीट होंगी, ये चीज़ें बार बार क्या होंगी, रिपीट होंगी, यानी उससे बड़ी वैल्यू निकलेगी। बड़ी वैल्यू निकलने का मतलब क्या है, वहाँ पे एलसीएम, यानी इनके मल्टीपल्स होंगे। और ऐसे केस में जब मल्टीपल होते हैं तो उसी केस में क्या निकालते हैं हम, एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, बिना पेन उठाए आप एलसीएम निकाल सकते हो, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब अब इसका एलसीएम मैं बता देता हूँ आपको कितना आएगा, 5, 10, 15, 20, 25, इसका एलसीएम आएगा 30, यानी 30 मिनट के बाद घंटियाँ दोबारा बजेंगी। 11 बजे बज गई, और 11 बज के कितने बजे बजेंगे अब, 11:30, 11:30 बजे घंटियाँ दोबारा बजेंगी। अब क्लियर है। तो जैसे अब निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर मैं बात करूँ एलसीएम निकालने का तरीका यहाँ से ये बनेगा, 1 मिनट। तो दोनों चीज़ें सीख लो, एक एचसीएफ भी सीख लो और एक एलसीएम भी सीख लो। इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको जीसीडी भी बोल देते हैं बच्चा, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई भी दो नंबर है, ये दोनों चीज़ें सेम है। अगर मान लो कोई भी दो नंबर है, उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कौन सा है, यानी उनको भाग करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वही क्या होता है आपका एचसीएफ। जैसे अगर मान लो मैं ऐसे कहूँ 15 है और एक 20 है, इनको भाग करने वाला नंबर बताओ कौन है, इनको भाग करने वाला नंबर है 5, और यही सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को भाग करता है, तो यही क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। और देखो 50 और 70, इन दोनों को भाग करने वाला सबसे बड़ा नंबर बताओ। इन दोनों को देखो 5 भी भाग करता है, 2 भी भाग करता है, लेकिन सबसे बड़ा इन दोनों को भाग करने का नंबर कौन सा है, 10। तो क्या आएगा, 10 इसको भाग कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा एचसीएफ, क्या हो गया एचसीएफ। उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ एलसीएम की, तो एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये निकलेगा कैसे, मान लो 2 नंबर लेता हूँ मैं आपको, एक नंबर लेता हूँ 5 और एक नंबर लेता हूँ 8, यानी इनके मल्टीपल निकालने हैं। पहले तो इसका मल्टीपल निकालो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ये तो मैं जान के लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक बार अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद तो देखो आप उड़ाई दोगे क्वेश्चन को, स्मार्ट हो वैसे आप लोग काफ़ी। तो अब इसमें बताओ, ये मल्टीपल हो गए, अब इनके कॉमन मल्टीपल बताओ, कॉमन कौन कौन से, इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। अगर एक और लिखो यहाँ पे 40, अब इन दोनों में कॉमन मल्टीपल यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है, ये 40 ही है भाई, तो यही क्या हो गया इनका एलसीएम, क्या हो गया एलसीएम। और देखो एलसीएम ले लो 16 और 20, मल्टीपल लिखो 32, 48, 64, 80, 40, 60, 80, 80 क्या हो गया एलसीएम, क्या हो गया एलसीएम। मान लो कोई भी दो नंबर है, जैसे मान लो एक नंबर मैंने बोल दिया 5 और 9, सीधा इसका इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, इन दोनों का डिवाइड करने वाला नंबर क्या है, 1 ही है, बस 1 डिवाइड करता है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, सीधा 45, यानी इनकी मल्टीप्लाई कर दो बस सीधी। जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, जिनका एचसीएफ कितना होता है 1, तो उनका एलसीएम क्या होता है, दोनों नंबरों की क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई, क्या कर दो मल्टीप्लाई। और भी तरीका है इसको करने का, समझने का, चलो समझो, और तरीका भी बताता हूँ आपको। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम का एक फॉर्मूला भी होता है, प्रोडक्ट, दोनों की प्रोडक्ट होगी नंबरों की, एचसीएफ और इनटू में क्या आता है एलसीएम। मान लो एक नंबर दे दिया आपको 32 है और 40, ये दो नंबर दे दिए, अब इसको एलसीएम निकालना टाइम लगेगा आपको, टाइम लगाना नहीं है आपने, क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ तो आपको पता है ना कितना है 8, तो ये 8 यहाँ आ गया, और इनटू में क्या हो गया ना एलसीएम, 8 से सीधा क्या कर दिया डिवाइड करो, 8 कितने में जाएगा 4 पे, 4 की 40 से गुना कितनी आएगी 160, यानी 160 क्या हो गया इसका एलसीएम। ये थोड़ा स्मार्ट वे है क्वेश्चन करने का कि कैसे हम कर सकते हैं क्वेश्चन का। ओके, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा सभी को सब कुछ।
और जो इसके क्वेश्चन आएंगे ना जब पता लगेगा आप लोगों को, मेन तो सारी बातों का जब खेला समझ में आएगा। तो अब एलसीएम कौन, एचसीएफ और एलसीएम कौन से निकलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकलता है, जैसे ये दे रखा है इसके अंदर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन फैक्टर, उन जो भी मान लो कॉमन फैक्टर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। दोनों में कैसे फैक्टर आते हैं, प्राइम फैक्टर आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन चलो इसका भी कर लेते हैं। मान लो मैं कहता हूँ एक नंबर है आपका 12 और एक है आपका 18, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है आपने, एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टर। 2 गुना में कितना आ गया 6, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना में 3, हमेशा प्राइम फैक्टर लिखे जाते हैं। 2 गुना में कितना आ गया 9, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना में 3। अब इसका एचसीएफ बताओ कितना आएगा, यानी कॉमन एचसीएफ में क्या देखते हैं, कॉमन 2 और क्या आ गया 3, तो 2 गुना में कितना आ गया 3, आंसर कितना आ गया 6। 6 देखो तो इसको भी डिवाइड कर रहा है और 6 इसको भी डिवाइड कर रहा है। यानी एचसीएफ की एक और बात आपको बताता हूँ, एचसीएफ क्या होता है, दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा, दोनों जो नंबर होते हैं उन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड। अब एलसीएम देखो, एलसीएम कैसे निकलता है, जो 2 फैक्टर इसमें आ गए, ये 2 फैक्टर जो इसमें आ गए इनको छोड़ दो बस, बाकी सारे ले लो। देखो 2 और 3 तो आ गए, तो अब ये बच गए सारे के सारे, तो क्या आएगा, तो 1 2 आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया और 1 3 आ गया। 3 3 9 दूनी 18 दूनी कितना आ गया 36, 36 क्या आ गया इसका एलसीएम। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो नंबर आता है उससे वो जो एलसीएम वो दोनों नंबरों से डिवाइड होता है। ये तो दोनों नंबरों को क्या करता है डिवाइड, यानी 6 जो एचसीएफ आया था इसने 12 को भी डिवाइड किया, इसने 18 को भी किया। लेकिन जो एलसीएम होता है वो डिवाइड 12 से भी होता है और वो डिवाइड दोनों नंबरों से डिवाइड होता है। एक दोनों नंबरों को डिवाइड करता है और एक दोनों नंबरों से डिवाइड होता है। तो ये हो गया एक एचसीएफ और एलसीएम। तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा कि कैसे हमने क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो ये जो सेकंड एक्सरसाइज है वो सारी सारी इसी के ऊपर बेस है। तो क्या है इसमें प्राइम फैक्टर लिखने हैं भाई, प्राइम फैक्टर का भी एक क्वेश्चन आ रखा था। अरे क्वेश्चन बहुत आ रखे हैं, आप मेरी बात मानो, तो जब हम इसके टेस्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, 3825 वाला कर लेते हैं कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है हमने। पाँच और 2 7 और 8 15 और 3 18, 3 पे जाएगा बेटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 पंजे 15 गया बिल्कुल। एक तो 3 हो गया, अब क्या बच गया 1275 बच गया। अब 1275 को 3 से करो, 7 और 5 12 बिल्कुल जाएगा 3 से, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 और 2 7, 7 और 4 11, ये नहीं जा रहा, ये 5 से आएगा, 5 8 40, 5 5 25 85, 5 गुना में 17, तो ये बन गया फैक्टर। 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5, सारे के सारे क्या कैसे फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर है। इसने यही लिखना था कि प्राइम फैक्टर की किसके बारे में लिखना, प्रोडक्ट के बारे में, तो कर दिया हमने। अगले क्वेश्चन में क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और इनको वेरीफाई भी करना है। अच्छे से समझ गए आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलेगा। मान लो ये क्वेश्चन है, देखो सीधा बिल्कुल बिना पेन उठाए, 26 और 91 है, 13 के बारे में आता है, 13 दूनी 26 होता है, 13 7 91, तो एचसीएफ कितना हो गया 13, एलसीएम कितना होगा मैंने बताया कि फॉर्मूले में रख दो बस, ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से, 13 दूनी कितना हो गया 26, 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, 2 नियम 18, 182 क्या आ गया इसका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे 3 नंबर वाला केस आ गया, लेकिन जो फॉर्मूला बताया 2 नंबर वाला तो होता है, लेकिन 3 नंबर वाले फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आगे से निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, ये 2 नंबर दे रखे हैं 1 2, इनका दोनों का क्या दे रखा है एचसीएफ, एलसीएम निकालना कैसे निकलेगा, इस 9 को यहाँ ले आओ, डिवाइड कर दो और सॉल्व कर दो, क्वेश्चन आपका आंसर आपके सामने मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, 6 की पावर जो n है, अगर 6 की पावर कोई n है, क्या वो 0 पे कभी एंड हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो, इसको समझ लो, ये कंसेप्ट अच्छा कंसेप्ट है। तो आपने देखा ना भाई 6 की पावर अगर n है तो क्या कभी 0 पे एंड हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। वो कितने नंबर ले लो, 6 की पावर अगर मान लो 1 लोगे तो आंसर 6 आएगा, 6 की पावर 2 लोगे तो आंसर कितना आएगा 36 आएगा, 6 की पावर 3 लोगे तो आंसर कितना आएगा 216 आएगा, और 6 की पावर अगर मान लो 4 लोगे 96, और 6 दूनी 12, 1296। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो 6 के अंदर है ना, 6 के जो फैक्टर हैं वो क्या है 2 गुना में 3, ये है। और जब 0 पे कोई चीज़ एंड होनी होता है तो वहाँ पे फैक्टर क्या चाहिए होते हैं आपको 2 गुना में 5 चाहिए होते हैं, 2 पंजे क्या होता है 10, तभी तो 0 पे एंड होगा।
जब भी तो क्या होगा, जीरो पे एंड होगा। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या बोल सकते हैं कि ये जीरो पे एंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6 के जो अंदर जो फैक्टर बने हुए हैं तो 2 गुना में क्या है, 3 है, 2 गुना में क्या है, 3 है। अगर मान लो जो इसके नंबर हैं, ठीक है, तो फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर होने चाहिए इसके 2 गुना में 5, ठीक है, तो इसलिए जीरो पे एंड नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। एक बात समझ लेते हैं आज कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये और बात समझ लो। अच्छा टॉपिक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई चीज़ कम ही रहे। तो हम चीज़ अब जो लाइव क्लासेस होंगे तो आप भी क्वेश्चन पूछेंगे ना मेरे से, आप तो जब ज़्यादा और बेनिफिट मिलेगा। प्राइम नंबर और साथ में क्या होता है, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद सेल्फ, और एक क्या होता है उसका फैक्टर 1 होता है। जैसे मान लो प्राइम नंबर मैं आपको बताऊँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम। और कंपोजिट क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे मान लो कोई भी नंबर मैंने लिख दिया 5 गुना में 3 गुना में 1, ये नंबर है 15, और ये कंपोजिट नंबर है। क्यों है कंपोजिट, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं, 1, 2 और 3। तो 3 फैक्टर यानी जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, तो वो नंबर हमेशा कैसा होता है, कंपोजिट। कैसा होता है, कंपोजिट। तो क्वेश्चन वही कह रहा है अभी भी है। ये एक नंबर दे रखा है, जैसे मान लो ये दे रखा है, एक को सोल्व करते हैं, दूसरा अपने आप करना। 7 गुना में 11 गुना में 13 और जमा में क्या है, 13, यानी एक टर्म तो ये होगी और एक टर्म ये होगी। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। तो 7 गुना में 11 गुना में यहाँ क्या रह गया 1, और जमा में क्या रह गया यहाँ पे 1, तो क्या बन गया है 13। ये कितना है, 77, 77 हो गया ना, ये 11 को 7 से गुना करें 77, और प्लस में 1 कितना हो गया 78, और गुना में आप क्या लिख सकते हो, 1 तो लिख ही सकते हो, सीधी बात है। तो कितने फैक्टर हो गए, 1, 2 और 3, क्योंकि इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, मोर देन 2 फैक्टर हैं, दैट्स वाई दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर, दैट्स वाई दिस नंबर इज कंपोजिट। ओके, अगला क्वेश्चन भाई, एक सोनिया नाम की लड़की एक चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट लेती है, रवि कितने मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है। दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं, दोबारा घूम के, यानी मल्टीपल होगा ना, दोबारा घूम के कब मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आए ना, जब ऐसे कहते हैं कि दोबारा ये काम कब होगा, तो इसका मतलब क्या है, उस क्वेश्चन के अंदर आप क्या निकाल के चलेंगे, एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम कितना आता है बताओ, चलो सबसे बड़ा नंबर ले लो, 18 सबसे बड़ा नंबर है, इसका पहाड़ा चलाओ टेबल, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 12 का चलाओ, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 में हिल गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आंसर क्या हो गया आपका, 36 मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे को दोबारा मिलेंगे और बोलेंगे हेलो, हम भी पहुंच गए, आप भी पहुंच गए। ओके, तो अगला एक्सरसाइज जो हमारी बनती है वो देखते हैं हम। ये लो, ये वही वाली बात आ गई जो एक 9th क्लास की एक वीडियो मैंने बना रखी थी, उसके अंदर मैंने बात समझा भी रखी थी थोड़ी सी। सम और डिफरेंस ऑफ ए टू रेशनल और इरेशनल नंबर इज इरेशनल। भाई जोड़ोगे या घटाओगे तो हमेशा कैसा नंबर आएगा, इरेशनल। हाईलाइट कर देता हूँ इस बात को, थोड़ा समझ जाओगे आप कौन सी बात के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये लिख भी रखा हूँ ना, 9th क्लास में आपने इस बात के बारे में पढ़ा है, वीडियो देखा होगा जिस बच्चे ने पिछले वाला उसको पता होगा। तो और जो प्रोडक्ट होगा रेशनल और इरेशनल का, वो भी हमेशा कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। कैसा आएगा, इरेशनल। इस एक्सरसाइज के अंदर 2-3 बातें दे रखी हैं हमें। क्या दे रखी हैं कि एक तो रूट 2 के बारे में दे रखा है इन्होंने, भाई इनको इरेशनल प्रूफ करना है। रूट 3 के बारे में दे रखा है, रूट 5 के बारे में, और रूट 7 के बारे में। ठीक है, इसमें जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये तो कोई पूरी थ्योरम करने की तो जरूरत है ही नहीं आपको, लेकिन जो बात मैं इसमें समझाना चाहता हूँ ना, वो ये वाली बात है। भाई देखो, मेरा जो तजुर्बा कहता है कि इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है इस वाले को। ये रहा, ये थ्योरम जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो मैं आपको सारी चीज़ें बता के चलूँगा कि जो पेपर के अंदर आ सकता है, ये आ सकता है इसके अंदर। क्या कहता है, मान लो कोई भी पी है, एक प्राइम नंबर है, पी कैसा है, एक प्राइम नंबर है। अगर पी क्या कर रहा है, किसी एक ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड। पी प्राइम नंबर है, किसी ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड। तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, पी क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। इस बात को समझो। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि अगर पी है और वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, ठीक है, ये बात वो ऐसे कह रहा है कि ऐसा हो रहा है, हैपनिंग। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा यहाँ से, तो जो पी है ना वो ए को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम कहती है बात। क्लियर है। जैसे एग्जांपल सुनो एक, ठीक है, सुन लिया आपने एग्जांपल, तो अच्छे से सुन लिया। जैसे मैं ऐसे कहता हूँ आपको, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस बना लूँ।
लो एग्जांपल सुनो, मैं कहता हूँ 9 का स्क्वायर है, वेट, मैं कहता हूँ 9 का जो स्क्वायर है और एक प्राइम नंबर मैंने ले लिया 3, ठीक है बात भाई, ए का स्क्वायर हो गया, प्राइम नंबर मेरा कितना हो गया 3, डिवाइड कराना है इसको, क्योंकि आंसर कितना आया 81/3 और आंसर कितना आया 27, आंसर ए 27 आ जाएगा यहाँ पे, ये लिख दिया। तो 9 को भी डिवाइड तो कर रहा है 3, बिल्कुल ठीक है बात, यानी थ्योरम क्या है यहाँ पे, वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो इस थ्योरम को थोड़ा सा याद रखें आप कि ये थ्योरम क्या कहना चाह रही थी, क्लियर है। और देखें आगे, अभी थ्योरम को प्रूव करने का थोड़ा सा तरीका है। इसमें एक थ्योरम में जो भी, जब आप इस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपने इसमें ना एक बात ध्यान रखनी है, चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको जहाँ पे प्रूव कर रखा होगा। हमने इस थ्योरम को किसकी मदद से प्रूव किया है, ये देख लो आप एक बार। इसमें जो मेन बात हम लेके चले ना थ्योरम में, भाई ये थ्योरम कैसे प्रूव हुई है, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आ पाती थ्योरम कभी कभी ये वाली, कि थ्योरम कैसे प्रूव हुई है। ये लो, जब हमने थ्योरम को किया ना, हमने इसको एक बेसिस पे किया है कि अगर मान लो जब किसी भी रेशनल, हमने इसको रेशनल मान लिया, नंबर को इरेशनल प्रूव करना है लेकिन मान हमने इसको रेशनल लिया, रेशनल होता तो a/b की फॉर्म में लिखा होता, बिल्कुल लिख दिया, सोल्व किया आगे। ए और बी नंबर यहाँ पे कैसे हैं, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है जिनका जो HCF होता है वो एक होता है, जैसे मान लो नंबर हो गया 3 और 5, इन दोनों का HCF एक आएगा। तो रेशनल नंबर, अगर कहीं पे भी ऐसा नंबर लिखा हो ना बेटा रेशनल नंबर 10/16, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ ये रेशनल नंबर है, बट इट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। तो आप इसको 2 से डिवाइड करो पहले, 2 पंजे 10 और 2 अठे 16, अभी एक्चुअल फॉर्म है इसके, ये नंबर रेशनल। अब ये दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम, क्योंकि इन दोनों का HCF कितना है, एक। तो हम ये बात मान के चलें कि इन दोनों का HCF हमेशा कितना आएगा, एक आएगा। तो ये बात भी पूछ सकता है पेपर के अंदर, और वो थ्योरम जो मैंने आपको अभी बताई है वो ये यूज़ हो रही है। अगर ए स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है, थ्योरम ये वाली ये कहती है कि ए भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, अगर देखो बेसिक से ही क्वेश्चन आना है तो यहाँ से भी तो आ सकता है, सीधी सीधी बात है, आने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट एक्सरसाइज पे ही आ रहे हैं हम, बिल्कुल ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं रही। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि हमें कैसे पता लगेगा कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इसके लिए कंसेप्ट ही समझा देता हूँ आपको पूरा, ये लो समझ लो। मान लो कोई भी, अगर मान लो जैसे मान लो एक न्यूमिनेटर है और एक डेनोमिनेटर है, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो तरह से होती है, एक तो टर्मिनेटिंग और एक क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्लियर है। अब पता कैसे लगेगा, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, डेनोमिनेटर के ऊपर। अगर डेनोमिनेटर के अंदर 2 है या 5 है और बोथ, अगर दोनों हैं, अगर डेनोमिनेटर के अंदर 2 है 5 है या दोनों हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे एग्जांपल, इसको ब्रेक करो सबसे पहले, जो इसके जो डिनोमिनेटर में दे रखा है ब्रेक करो, 2 गुना में 10 बनेगा, 10 को लिख सकता हूँ 2 गुना में 5। अब सबसे पहले जब आपने ब्रेक कर लिया, इसके बेसिस पे नहीं देखना, पहले इसको ऊपर नीचे कैंसिल करो आप इसको, तो कितने में गया ये 4 पे, ये कितने में गया 2, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो क्या बच गया बस 2/5। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 5 है, तो आंसर कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग। यानी ऐसे बोलते हैं 2 की पावर भी कुछ हो, गुना में 2 की पावर भी M और N हो, इस तरह से हो, यानी 5 की पावर, 2 नहीं 5 की पावर, या 5 हो गया, क्लियर है। तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में है। तो अदरवाइज़ कैसा होगा, जैसे मान लो एक और नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 6/15। अब कोई बच्चे क्या करते हैं, देखो सर 5 तो है लेकिन 3 आ गया सर, दूसरा नंबर आ गया सर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अरे नहीं बच्चों, मैं कह रहा हूँ पहले कैंसिल भी करना है आपने, फिर ऊपर नीचे ट्राई करके
तो 3 2, तो अब क्या बच गया, 2/5 ही तो बच गया। और 2/5 का आंसर कितना आता है, 0.4 तो आता है, यानी क्या आएगा वो टर्मिनेटिंग। तो जल्दबाजी नहीं करनी ऐसे क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है भी यहाँ पे एक, ये 6/15 है। अब 6/15 को देखना कैसे करोगे आप लोग, देखना ध्यान से। अब गड़बड़ करोगे, देखो ये गड़बड़ स्टार्ट होगी आपकी। देखो तो 6 को लिख दिया, 15 में क्या लिख सकता हूँ, 3 × 5। बच्चों ने देख लिया सर ये आ गया, अरे कैंसिल करो पहले इसको। तो क्या बचा, 2/, अब टर्मिनेटिंग है। क्लियर है, इसके बेस में हम बता सकते हैं टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। और देखो ये वाला देख लो भाई, 23 है, और यहाँ पे कितना है, 2 की पावर कितनी है, 3, और 5 की पावर कितनी है, 2। 2 है और 3 है, 5 है, बस चल गया काम, सीधा टर्मिनेटिंग है। ठीक है, 17/8। 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2 × 2, 2 है, बिल्कुल आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। या तो 2 हो या 5 हो या क्या हो, दोनों हो, तो आंसर कैसा आएगा, हमेशा टर्मिनेटिंग। अब वो ऐसे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर जो भी दे रखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, इन्हें डिवाइड करके बताओ, वो देख लेंगे। अगला क्वेश्चन भाई, नंबर बताने आपने पी बाई के रेशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं। 9th क्लास का एक मैंने टॉपिक करवा रखा है, उसमें मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है रेशनल और इरेशनल का कंसेप्ट, आप पढ़ेंगे उसको अच्छे से। जैसे मान लो ये नंबर है, ध्यान से देख लो, सीधा वो डेसिमल एक्सपेंशन है, थोड़ी देर के बाद खत्म होगी नंबर रेशनल। क्लियर है, डेसिमल एक्सपेंशन है, ना तो खत्म हो रही है, खत्म नहीं हो रही, ना रिपीट हो रही है। देख लो 120 है, फिर 1200 आ गया, फिर 12,000 आ गया, तो इरेशनल। कहीं पे बार का साइन दिख गया, आंसर कैसा आएगा, रेशनल। कैसा आएगा, रेशनल। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं क्लास 10th के भी, अब मैंने इसके बारे में बता दिए, टेस्ट में अपलोड कर दूंगा। और इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपकी जो ये आगे आपने स्टडी करना है, इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करेगी। ऐप डाउनलोड का नाम क्या है, अनलॉक सक्सेस। उस पर सारे के सारे 9वीं से लेकर 12वीं तक सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियो, और साथ साथ हम करेंगे भी उसको, लाइव भी पढ़ेंगे उसको डेली की डेली। हम 9वीं से लेकर 12वीं तक की सारी उस पर वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको, और साथ में टेस्ट सीरीज। ठीक है, बहुत अच्छे से आप मेहनत करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मैं, और आपकी स्पीड बढ़वाऊंगा। ठीक है, अभी तो जस्ट आपको समझा रहा हूँ मैं, लेकिन जब आपसे मेरा इंटरेक्शन होगा, जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि जब तक टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं है ना, जब तक नहीं सीख सकते। ऐसे तो दुनिया भर की वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी, लेकिन सबसे मेन बात है इंटरेक्शन करने की। वो इंटरेक्शन हमारा कब होगा, लाइव क्लासेस में होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।